मैं हूं कुमाराम और आप देख रहे हैं गांव रीवा। दोस्तों, मैं सोशल मीडिया पर खबरें क्यों प्रसारित कर रहा हूं, आखिर मुझे ये सब जरूरत क्यों पड़ा, आज मैं वो आपको सारी कहानी बताना चाहूंगा कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ न हो, उसका शिकार कोई और व्यक्ति नहीं हो। साथियों, मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा आपको। तकरीबन सन 2008-9 के आसपास की बात है। वहां पर उस समय जो बीपीएल परिवार थे उनको फ्री कनेक्शन दिए जा रहे थे, बिजली के जो मीटर थे वगैरह वगैरह फ्री दिए जा रहे थे। उस समय क्या हो रहा था कि मेरे नाम का भी मुझे भी जो मीटर था वो फ्री जारी कर दिया गया था मेरे नाम का। लेकिन जो बिजली पावर हाउस के अंदर आ गया था, जो हमारे उस समय वर्तमान के सरपंच रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे 500 रुपये देना होगा और आपके घर पर मीटर लगेगा। तब मैंने सोचा कि रिश्वत देना और लेना ये दोनों अपराध है और मैं इस अपराध को हरगिज नहीं करूंगा। फिर मैं बिजली पावर हाउस गया। वहां पर वो हमारा जो मीटर थे वो रखे हुए थे, उन्होंने भी 500 रुपये की डिमांड कर दी। फिर मैंने सोचा कि बिना लाइट के ही चलाएंगे, लेकिन किसी भी हालत में मैं रिश्वत नहीं दूंगा। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे तकरीबन 6 महीने का समय गुजर गया और मेरा स्वयं का लाइट का बिल आ गया। यानी कि मेरे घर पर लाइट का कोई मीटर था ही नहीं, लाइट थी ही नहीं, लेकिन हुक्मा राम पुत्र श्री रघुनाथ राम के नाम से मीटर का बिल जारी होता है। फिर मैं बाड़मेर कलेक्ट्रेट जाता हूँ, कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जाता हूँ और वहां पर कुछ वकीलों की सलाह लेता हूँ कि मैंने कहा भाई ये मेरे साथ हुआ है और मुझे उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन करनी है जो मेरे साथ 500 रुपये की रिश्वत की डिमांड कर रही है। तो फिर वहां में जो वकीलों के पास कलेक्ट्रेट के अंदर गया था, कचहरी के अंदर, वहां पर मुझे सस्ते से सस्ता वकील 2000 रुपये का मिला। तब मैंने उन वकीलों के साथ में, एक वकील के साथ में काफी ऊंची आवाज में चर्चा चालू की, तो काफी वकील वहां पर इकट्ठा हो गए। सभी ने एक राय होकर कहा अगर 2000 रुपये आप हमें देते हैं तो फिर आज के बाद कोई भी व्यक्ति किसी से रिश्वत नहीं मांग सकता। मैंने कहा इसका क्या प्रमाण है? तो हम लोग उसका इलाज कर देंगे। तो मैंने कहा अगर आप उनका इलाज करते हो तो मैं गरीब आदमी हूं, मैं मजदूर हूं, मैं असक्षम हूं, मैं कोर्ट के अंदर केस नहीं लड़ सकता हूं, लेकिन आप सबसे ये सहायता मांगता हूं कि आप 2000 रुपये नहीं, मेरे पास एक भी रुपया देने के लिए नहीं है, आप मेरी सहायता कीजिए, आप मेरी हेल्प कीजिए। जो व्यक्ति 500 रुपये की रिश्वत मांग रहा है और मेरा मीटर का बिल आ गया है, मीटर मेरे घर पर लगा ही नहीं है, लेकिन तो मैं बिल किस बात का भरूं? तो वहां पर उन वकीलों ने सिवाय फीस के मेरी हेल्प नहीं की। तो फिर मैं वापस बिजली पावर हाउस चला गया। उसको बोला भाई मैं रिश्वत तो दूंगा नहीं, लेकिन मेरा मीटर का बिल आ गया है, मैं कानूनी सहायता लूंगा और आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगा। तब उन्होंने कहा, वो बंदा था जो प्राइवेट था, मानदेय पर लगा हुआ था, उसने ये जवाब दिया कि मेरी कौन सी नौकरी चली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कंप्लेन करवा सकते हो। फिर मेरे पास कोई सहारा नहीं था। उससे पहले मैं बता दूं कि उस समय मुख्यमंत्री फ्री कोई योजना थी, शायद क्या योजना थी, थोड़ा टाइम गुजर गया, मैं भूल गया, लेकिन उस समय जो लाइट के पोल बिछाए जा रहे थे, जितने भी बीपीएल परिवार थे उनके लिए वो योजना फ्री थी। लेकिन उस समय वहां पर जो ठेकेदार थे और सरपंच, उन्होंने ये दबाव डाला कि योजना तो ये फ्री है, लेकिन पोल लाने के लिए जो किराया है वो आपको देना पड़ेगा। फिर वो भी मैंने नहीं दिया तो मेरा एक घर छूट गया। तो फिर मजबूरन मुझे उन लोगों को 1500 रुपये देना पड़ा कि ये किराया आपका लगता है। हालांकि मुझे उस समय भी ये बोध था और आज भी ये बोध है कि सारा जो किराया वगैरह जो था वो गवर्नमेंट के खर्चे पर हो रहा था, उस ठेकेदार को ठेके में दिया गया था। लेकिन
खेत रुकाली बाढ़ करे, बाढ़ खेत को खाए, अब राजा डंडे रेत को तो फिर प्रजा कहाँ को जाए। यानी कि सरपंच और ठेकेदार और बिजली पावर हाउस के सभी कर्मचारी मिले हुए और वरिष्ठ थे उस समय में। फिर मेरी मजबूरी थी, 1500 रुपये मैंने उस पोल के दिए, जो मुझे अच्छे से याद है कि व्यक्ति पता नहीं कौन था, मैं भूल गया। फिर वो मेरे एक के साथ नहीं हुआ, सभी जितने भी बीपीएल परिवार के लोग थे, किसी ने 1500 दिए, किसी ने 2000 दिए, किसी ने 3500 दिए, किसी ने 500 दिए, लेकिन पोल के कम से कम 1500 और मीटर लाने के लिए कम से कम 500, यानी कि हर व्यक्ति ने 2000 की रिश्वत दी। तब मैंने सोचा कि इसका उपाय आखिर करे तो करे क्या। उस समय हमारे पास कोई हथियार नहीं था। उसी समय में सन 2010 और 11 में मेरा खुद का आवास आया था। उस समय मुख्यमंत्री आवास योजना के 48,200 रुपये मिलते थे। तो उस समय वहां पर पहली किस्त शायद 15,000 आती थी या 18,000, कन्फर्म नहीं, याद नहीं है, लेकिन 5,000 रुपये की वहां पर डिमांड कर दी जाती थी पहली किस्त के तौर पर। अगर 5,000 रुपये नहीं दे रहे हैं तो आपको किस्त मिलेगी नहीं, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम था नहीं, मजबूरी थी। जिस व्यक्ति ने दे दी उनको पैसा दे दिया जा रहा था, 5,000 रुपये नहीं दे उनके पैसे रोक दिए जाते थे। लेकिन मैंने उस समय थोड़ी चतुराई दिखाई, मेरे जो पैसे थे वो अकाउंट के अंदर आ गए थे, मैंने वगैरह वगैरह डॉक्यूमेंट बैंक के जमा करा दिए थे, कोऑपरेटिव बैंक से पैसा मैंने नहीं लिया था। तो वो किस्त मेरे खाते के अंदर पहली किस्त तो आ गई, लेकिन दूसरी किस्त आने के लिए रिश्वत का दबाव डालने लगे, नहीं दी। लेकिन कई सारी परेशानियां हमने भुगती, कुछ रिश्वत हमें देनी पड़ी मजबूरन, क्योंकि जब एक व्यक्ति अकेला संघर्ष कर रहा है, दूसरे लोग साथ नहीं है, तो आप कितने भी सही हो, लेकिन हजारों की भीड़ है वो आपको गलत साबित कर देगी। उसके बाद अब क्या हो रहा है, कुछ साल पहले प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई। उसके अंदर क्या हो रहा था कि जब पहली किस्त जैसे ही आती थी या फिर उससे पहले ही उनको ब्लैकमेल इतना कर दिया जाता था कि आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर नाम तो आएगा, बस शर्ते पहली किस्त आएगी जब आप हमें 5,000 रुपये देंगे। अमूमन सभी लोग उस समय दे रहे थे, लेकिन जिन लोगों ने नहीं दिया तो उनकी दूसरी किस्त रोक दी गई। लोग अमूमन दे भी देते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, जो भी मिला है घर से क्या जा रहा है। और मारवाड़ी में हमारी कहावत है कि दौमे नहीं रे किन दौत देखा है। उसके बाद इतना ही नहीं, जब 1,25,000 अभी वर्तमान में कितना मिल रहा है, लेकिन तकरीबन जो मिस्ट्रोल भरे जाते हैं काम तीसरी किस्त आने के बाद में, वो मिस्ट्रोल तकरीबन 16,000 रुपये के आसपास आते हैं। अभी कितने आएंगे ये कहना मुश्किल है, अभी जो किस्तें आई है रेट बढ़ गई होगी, लेकिन 16,000 रुपये सरपंच क्या करते थे, ग्राम सेवक मिलकर अपने जो सहिते होते उनके नाम पर वो भर दिया जाता था, और आज भी वैसा ही हो रहा था। और राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण योजना के जो टांका निर्माण होता है उसके अंदर भी मेटेरियल के अंदर बहुत बड़ा घपला होता है, और राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण योजना के तहत जो टांका होता है उसको खोदने के लिए स्वयं जो लाभार्थी होता है अपने पैसे पर खुदवाता है। कई सारी समस्याएं आज भी है, उस समय भी थी। जब इन सभी चीजों को हम भुगत रहे हैं, हम जैसे लोग भुगत रहे हैं, तब मैंने सोचा कि आज हम नहीं बोलेंगे, आज हम इन लोगों के लिए नहीं लड़ेंगे जो मेरे जैसे लोगों ने इतना दर्द झेला है, तो कौन लड़ेगा। क्योंकि हम लोग, हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं जिन पर हम लोग भरोसा करते हैं, वही हमारे बहुत नजदीकी होते हैं, वो हमारे हितैषी होते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि वही लोग हमें शोषण करते हैं। जब वो सरपंच के पद पर या फिर अन्य किसी जनप्रतिनिधि के पद पर नहीं होते हैं तो वो इस तरह से पेश आते हैं। वाकई ये व्यक्ति प्रभु श्री राम का अवतारी है और उनके पद चलेगा, हमें पूरा भरोसा है। लेकिन जैसे ही उस पद पर बैठता है तो वो व्यक्ति हमारी सहायता नहीं करता है। पहले जो जैसे लोग चले थे हमारे जनप्रतिनिधि, उसी तरीके से चलने लग जाते हैं।
तब मैंने सोचा कि एकमात्र अगर इन गरीबों के खिलाफ, गरीबों के लिए, इन लोगों के लिए, इनके हक और हित की कोई आवाज उठाने का माध्यम है तो वो सोशल मीडिया है। इसके लिए भी कई सारी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, क्योंकि हम लोग बिना किसी लाइसेंस के खबर नहीं छाप सकते हैं। कई सारी हालांकि हमारे पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सोशल मीडिया पर हम लीगल बात, नैतिक बात अपने स्तर पर रख सकते हैं, लेकिन वो बातें हम नहीं रख सकते हैं जिसका हमें अधिकार नहीं है। हम किसी सरकारी अधिकारी से संवाद नहीं कर सकते हैं, किसी जनप्रतिनिधि से संवाद नहीं कर सकते हैं। तो तमाम उसके लिए मुझे ये सब इन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा और मुझे किसी मीडिया कंपनी का सहारा लेना पड़ा और उनके पास जाकर के मुझे अपनी आईडी बनानी पड़ी। तो बनाने का मकसद यही है कि जिन लोगों के साथ जो योजनाएं मिलती है उसका लाभ है जो 60% तो उस लाभार्थी को मिल जाता है, लेकिन 40% लाभ है उन जनप्रतिनिधियों के पास चला जाता है, जो व्यक्तिगत लाभ उस व्यक्ति का ही होता है। तो इन लोगों को न्याय कैसे मिले, इनके हक और हित के लिए हम लोग कैसे लड़े, इसीलिए साथियों मैंने सोचा कि सोशल मीडिया वो हथियार है जो इन पर, जो ये कुरीति है एक प्रकार की, जो रिश्वत लेने की और गरीब को लूटने की, गरीब के साथ उन योजनाओं का लाभ है वो पूरा नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि सोशल मीडिया ही बेहतर हथियार है हमारे लिए। ये आज भी ये समस्या है कि महानरेगा के अंदर सबसे बड़े घोटाले होते हैं और उन लोगों को टॉर्चर किया जाता है जो लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। वो इस उम्मीद के साथ बैठे हुए होते हैं बेशक हमारा भी आवास में नाम आएगा और हमें उस योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारा घर एकदम पक्का होगा। लेकिन वास्तव में जो हकदार होते हैं उनका हक मार दिया जाता है और अपने सहितों की लिस्ट में नाम भर दिए जाते हैं ग्राम सेवक और सरपंच मिलके। तब हमने सोचा कि कम से कम जहां जहां हम लोग जाएंगे वहां पर गरीबों के साथ अन्याय और अनीति नहीं होने देंगे, किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। मैंने स्वयं ने मेरा सोशल मीडिया पर नंबर भी डाल रखे हैं कि वास्तव में आप योग्य है, आपको अगर प्रधानमंत्री आवास या फिर इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, जो सरकारी रूल है, सरकारी नियम है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उसके तहत अगर आप फिट है, सही है, आपको इसका लाभ नहीं मिलता है, तो बेशक हम आपके लिए लड़ेंगे, हम आपकी आवाज उठाएंगे। लेकिन एक बार मैं फिर से आपको जागरूक करता हूं कि राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण योजना के तहत टांका निर्माण के लिए सरपंच आपको टांका खोद के देगा। अगर नहीं खोद के दे रहा है तो 4,000 रुपये की कम से कम वो मजदूरी देगा, पानी डलवाएगा, मटेरियल पूरा देगा। ये सब अगर नहीं दे रहा है तो आप मुझे कॉल करिए, मुझे संपर्क करिए, मैं आपकी आवाज को बुलंद करूंगा। इसके लिए मोबाइल स्क्रीन पर आप मेरे नंबर भी देख रही है। मैंने ये ठान लिया है कि जब तक आप मेरे जैसे लोगों को, आपको अपना हक और अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आपके लिए लड़ेंगे। हमें कोई पत्रकारिता का शौक नहीं है, लेकिन हमारा जब कोई शोषण करता है हमारा अपना ही, तो हमें उसके लिए बोलना पड़ेगा, उसके लिए लिखना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा। अगर पोस्ट और वीडियो अच्छा लगा है थोड़ा शेयर करिए लोगों की जागरूकता के लिए, और मेरे पेज को आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कीजिए। यूट्यूब पर है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारा हौसला और हिम्मत है। देखते रहिए गांव री बात। नमस्कार।